ये कहानी बहुत रोमांटिक और मज़ेदार है। इसे पूरा सुनिए तभी मज़ा आएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि ये कहानी ज़रूर सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों ये कहानी मेरी खुद की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने होटल ब्लू मुनू में फ़ोन करके कल दोपहर का रूम बुक किया। दोपहर 1 से रात 8 तक लैला की कहानी उसी की जुबानी लिखूंगा। पर क्या वो मुझे अपने बारे में कुछ बताएगी? दोस्तों ये लैला एक बेस्या यानी कि कालगढ़ थी, तो मैं उसकी कहानी लिखने वाला था। तो देखिए वो लिखने दे रही है कि नहीं, तो चलिए आगे सुनिए। तो चलो, जब ओखली में सर दे ही दिया तो फूटने से डरना कैसा, चलो जो होगा देखा जाएगा। मैंने सोचा अभी तो लंबी तान कर सोते हैं। मैं खाना खाकर सो गया। सुबह जगा तो मैसेज टोन की आवाज़ से अरे बाप रे, लैला ने गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा था। शुक्र है मैंने देखा, अगर घर में किसी ने देखा होता तो वाट लग जाती। मैं उठकर फटाफट तैयार हुआ और नाश्ता करके कॉलेज रवाना हुआ। मैंने सोचा कि होटल रूम पर लंच टाइम में निकल जाऊंगा। होटल ब्लू मून में मैं दोस्त के पास गया, उसकी पीठ पर मुक्का जमाया। अबे साले कमीने, कौन सी बेस्या का नंबर दिया बे? एक तो कितनी रफ लैंग्वेज बोलती है, ऊपर से सुबह सुबह मेरे नंबर पर मॉर्निंग मैसेज भेजती है और फिर लिखती है क्यों बे चिकने, रात भर कैसे काम चलाया लैला के बगैर। छी, सच्ची सी इज रियल बीच। अगर घर में किसी ने वो मैसेज देख लिया होता तो मेरे तो लग जाने थे ना। मेरा दोस्त बोला अबे यार चिल डाउन, मैं उसको समझा दूंगा, ओके, आगे से नहीं करेगी तुझको मैसेज। पर आज का क्या प्लान है तेरा? अगर तू कहे तो मैं भी आऊं क्या कंपनी देने को? अबे इडियट, तेरा गटर बंद कर, समझा? मैं सिर्फ फैक्ट जानकर लिखना चाहता हूँ, बस तेरी तरह ओछा नहीं हूँ मैं। और हाँ, अपनी लैला से कह दीजो मेरे साथ तमीज से बोले, वरना उल्टे हाथ की दे दूंगा उसे। दोस्त ने कहा अबे कहा ना, तू शांति कर, मैं सब समझा देता हूँ मेरी लैला को, बस अब गुस्सा थूक और क्लास में चल। मैंने कहा हाँ, दिल तो मेरा भी हो रहा है थूकने को, पर कहीं और नहीं बल्कि तेरे जलील मुंह पर थूकूंगा हूँ। फिर हम क्लासरूम में गए। 3 पीरियड बाद हॉल्ट हुआ। मैं दोस्त से कहकर होटल ब्लू मून के लिए निकला। होटल रूम 303 में पहुंचकर मैंने पेप्सी और नमकीन मंगवाया और मम्मी को फ़ोन किया। अरे मम्मी, मैं आज खाने पर नहीं आऊँगा, ज़रूरी क्लास है, तुम लोग खा लेना। मैं मम्मी से बात कर ही रहा था कि रूम की बेल बजी। मैंने धीरे से कहा ओह, लगता है वो आ गई। फ़ोन पर ही मम्मी बोली अरे बेटा कौन आ गई और तू है किधर? मैंने बोला अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा मम्मी, टीचर आ गई है, फोन रखता हूँ, बाय कहकर फोन कट किया और दरवाजा खोला तो सामने वंडरफुल गर्ल खड़ी थी। हाथ में गुलाबी चेन, वर्षों बाल लंबे खुले हुए, गुलाबी टॉप, सफेद जीन्स और हाई हील सफेद सैंडल, बिल्कुल अप्सरा जैसी नापी तौली ब्यूटी, लेकिन बात करने में बिल्कुल सड़क छाप। आते ही वो बोली क्यों बे चूजे, ऐसे दरवाजे पर ही खड़ी रखेगा या अंदर भी बुलाएगा? मैंने बोला ओ सॉरी, आइए बैठिए। वो बोली अबे बैठना बैठना कुछ नहीं, चल तू पहले कपड़े उतार अपने। मैंने बोला क्या 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 कपड़े क्यों उतारने? उसने बोला अबे लल्लू, बिना कपड़े उतारे कैसे करेगा बे? मैंने बोला द दे देखिए लैला जी, मैंने यहाँ आपके इसलिए नहीं बुलाया। क्या बोला बे भूतनी के, इसलिए नहीं तो क्या भजन करने को बुलाया है? मैंने बोला सुनिए जरा तमीज से बोलिए, समझे आप? लड़की बोली अबे मैंने तो कल ही बोला था ना, तमीज तो कमीज के साथ उतर जाती है, इसलिए बोली कपड़े उतार। अच्छा ले मैं ही उतार देती हूँ। अब लैला अपने कपड़े उतारने लगी तो मैंने कहा प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया।
वो बोली अच्छा इसलिए नहीं तो किस लिए बुलाया। मैंने बोला मुझे कुछ और काम था। तो वो हंसने लगी, हा 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 हा, सब लोग तो मुझे बस एक ही काम के लिए बुलाते हैं और तू एक अलबेला कहता है दूसरा काम है। देख बे, लैला बस एक ही काम जानती है और वो है मर्दों का बिस्तर गर्म करना। मैंने बोला देखिए, वो मेरे कॉलेज की तरफ से एक फरमान हुआ है कि बेस्याओं के जीवन पर लेख लिखना है, बेस्या की कहानी बेस्या की जुबानी। पर आप फिक्र न करें, आप जितने भी समय के लिए यहाँ रुकेंगी उतनी आपकी फीस दी जाएगी। उसने बोला ओ ऐसा क्या? अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना, साली खाली पीली टाइम खोटी किया मेरा। अब तक तो 5 ग्राहक निपट जाते थे। चल मैं चलती हूँ, ऐसी फालतू काम के लिए लैला के पास टाइम नहीं है। मैंने बोला लेकिन मैं आपको पूरी फीस तो देने वाला हूँ ना। उसने बोली अबे तेरे रुपए तेरी जेब में रख, समझा? लैला बिना पसीना बहाए बिना मेहनत किए फीस नहीं लेती। मैं यह सुन रुआसा हो गया, बोला दीदी प्लीज मेरी मदद कर दो वरना मैं फेल हो जाऊंगा। अपने पॉकेट मनी के रुपए बचाकर मैंने इस होटल रूम और आपकी फीस का इंतजाम किया है। अगर कुछ नहीं लिखा तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। मेरी सूरत को देखकर वो हंसने लगी, हा हा हा, साला लड़का होकर लड़कियों जैसा रोता है। जब से धंधे में उतरी तब से सिर्फ जान डार्लिंग लैला रंडी छिनाल यही सब सुन रही हूँ। आज पहली बार किसी ने दीदी कहकर बुलाया, अच्छा लगा। उसने बोली अच्छा चल बोल क्या बताना है। मैंने अपना मोबाइल रिकॉर्डर ऑन किया। दीदी मुझे आप यहाँ आने से पहले से सारी बात बताइए, आपका नाम गांव परिवार, फिर इस व्यवसाय में कैसे आए ये भी बताना। सिगरेट है क्या? लैला ने पूछा। मैंने कहा जी सिगरेट में नहीं पीता। हा हा हा, साला सिगरेट नहीं पीता, रंडीबाजी नहीं करता, तब तो दारू भी नहीं पीता होगा। हा हा हा, कैसा मर्द है बे तू। मैंने कहा ये जरूरी तो नहीं कि जो ये सब गलत हरकत ना करता हो वो ना मर्द ही होता है। बहुत से अच्छे मर्द हैं दुनिया में जो इन आदतों को नहीं पाले। खैर उन बातों को जाने दीजिए, हमें तो अपने बारे में बताइए। आप इतनी खूबसूरत है, आप तो कोई भी अच्छा काम कर सकती है, फिर यही प्रोफेशन क्यों चुना? अब मैंने लैला से पूछकर उसके ब्रांड की सिगरेट और शराब मंगवा दी। उसने कहा कहाँ से शुरू करूं? अब तो साला हर याद धुंधली पड़ गई है। जब से इस धंधे में उतरी हूँ सब रिश्ते नाते भूल गई। अब तो बस नोट की हरियाली और नए नए मर्द की सोहबत यही याद रहता है। उसकी आवाज में दर्द था और बोली क्या पता तेरी समझ में कुछ आएगा कि नहीं, अभी तो तू चूजा ही है। चल सुन ले फिर भी बताती हूँ, वरना तू पिल्लू जैसा टसुए बहाने बैठेगा। इसी बीच उसने अपना पैग बना लिया था और सिगरेट सुलगा ली थी। सुन बच्चू, मेरा गांव बांग्लादेश का बिहू गांव है। मेरा बाप और भाई दोनों नंबरी बेवड़े थे। घर में माँ, 2 छोटी बहन, एक बड़ा भाई और बाप थे। माँ दिन भर दूसरे के घर काम करती और उनका बचा हुआ खाना बांध कर हमारे लिए लाती। बाप भाई दोनों कड़िया मिस्त्री पेंटर थे, पर वो दोनों दिन भर की कमाई रात को जुआ और शराब में उड़ाते और घर आकर माँ के साथ साथ हम बहनों को भी मारते पीटते। हम तीनों बहनें रोज स्कूल जाती और माँ जो लोगों के घर से बचा खाना लाती उसी खाने से हम पेट भरते। वो रात मुझे याद है जब मेरा सगा भाई नशे में घर आया था और आकर मुझ पर जबरदस्ती करने लगा। मैं रोई चिल्लाई पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ा। माँ बहन सब रोते गिड़गिड़ाते रहे पर उसके सर पर हवस सवार थी। मैंने अपने बचाव में जो हाथ आया वो उठा लिया उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए। वो अपने जोश में था। शेर जैसे बकरी दबोचता है वैसे मुझे कसकर दबोचा था। उसने मेरे पुराने गल चुके कपड़े भी फाड़ डाले। इसी बीच मेरा हाथ चटनी पीसने का सिलबट्टा का पत्थर लगा।
मैंने उसके सर पर जोर से सिलबट्टा मारा। उसका सर नारियल की तरह फूट गया और खून के छींटे मुझ पर भी पड़े। वो वहीं ढेर हो गया। माँ ने फटाफट मेरे शरीर से खून साफ किया और मेरे कपड़े बदले। मेरी माँ ने अब मेरे हाथ में मंदिर के पीछे छिपा कर रखे रुपए दिए और बोली, बेटी तू भाग जा यहाँ से, वरना तुझे पुलिस पकड़ेगी। यहाँ मैं संभाल लूंगी। मेरा दिमाग सन्न हुआ था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने स्लीपर पहना और अपने झोपड़े से भाग निकली। गली दर गली न जाने कितनी गलियां पार करके मैं रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां बहुत देर तक घबराई सी बैठी रही। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे। लैला ड्रिंक का पैक पीकर सिगरेट का क्षेत्र लगा रही थी। मैंने बोला, बहुत दर्द है आपकी जिंदगी में, क्या लैला नाम ही आपका रियल नाम है? लड़की बोली, अरे नहीं यार, वो तो धंधे में आने के बाद ग्राहकों ने रख दिया। वैसे मेरा नाम अनुराधा विश्वास है। यार जरा सिगरेट का पूरा पैकेट और विस्की का बड़ा खंभा मंगवा दे, इतने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक लार्ज विस्की और 4 स्क्वायर सिगरेट का बड़ा पैकेट साथ में नमकीन भी मंगवा लिए। फिर क्या हुआ आपकी जिंदगी में? मेरे पूछने पर वो सिगरेट के कस लेते हुए बोली, मैं पहली बार घर से अकेली निकली थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, कहां जाऊं। इसी तरह बैठे बैठे कई घंटे बीत गए। प्लेटफार्म पर एक ट्रेन खड़ी थी। स्टेशन पर अनाउंस हुआ, यात्री कृपया ध्यान दीजिए, यह ट्रेन आज की आखिरी ट्रेन है। मैं उठी और खाली डिब्बा देखकर बैठ गई। ट्रेन चल पड़ी। वह मेरा पहला ट्रेन सफर था। मैं नहीं जानती थी कि टिकट कैसे लेना और कौन सी ट्रेन कहां जाती है यह पता करना। वह ट्रेन सीलहट के लिए जा रही थी। सीलहट बांग्लादेश का एक शहर है। मैं जिस डिब्बे में बैठी थी उसमें ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी सामने वाली सीट पर एक मुस्लिम औरत अपनी बेटियों के साथ बैठी थी। मुझे बहुत देर टकटकी बंधे वो लोग देखती रही। मैं अंदर ही अंदर सिहर उठती जब भाई का सर फोड़ने की बात याद आती। मेरे माथे पर पसीना और उड़ी हुई रंगत देखकर उस औरत ने बंगला में पूछा, तुम्ही कोठा जाबे? मैं घबरा गई क्योंकि जाना कहाँ है यह तो पता नहीं था। ट्रेन किधर जा रही है यह भी पता नहीं था। मैंने उनसे ही पूछ लिया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वह बोली, हम लोग सीलहट जा रहे हैं और यह ट्रेन भी सीलहट की है। मैंने भी सीलहट जा रही हूँ ऐसा कह दिया। वो लड़कियां मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं अपने डर को छुपाते हुए मुस्कुराई। वो औरत बहुत बारीकी से मेरे हाव भाव और चेहरे को पढ़ रही थी। मैं अपना डर कम करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद उस औरत ने अपनी बड़ी बैग से खाने का डिब्बा निकाला और सबके साथ साथ मुझे भी रोटी पर सूखी भिंडी सब्जी और अचार रख कर दिया। मैं मना कर रही थी पर वो बोली, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर पता चल गया कि तुमने आज कुछ नहीं खाया। उसके आग्रह पर मैंने खाना खाया। सचमुच बहुत भूख तो लगी थी। इसके बाद मेरा डर कुछ कम हुआ और मैं उनसे घुल मिल गई। इतने में टीटी आया। वो सबके टिकट चेक कर रहा था। हाय राम, मैंने तो टिकट लिया ही नहीं था। जब टीटी ने मुझे टिकट पूछा तो मैं बंगले झांकने लगी। टीटी मुझसे और कुछ कहता उससे पहले ही वह औरत बोली, साहब ये मेरी बेटी है, ये यही मेरी बहन के घर रहकर पढ़ाई करती है। ये हमको ट्रेन में बैठाने आई थी पर हमने जिद करके इसे भी अपने घर चलने को मना लिए और यह भी अब हमारे घर जा रही है। इसी वजह से इसका टिकट नहीं ले पाए। टीटी ने मुझसे पूछा, क्यों बेटा यही बात है क्या? मैंने हड़बड़ाकर तुरंत हाँ में सर हिला दिया। फिर टीटी ने सीलहट तक मेरा टिकट काट दिया और पैसे उस औरत ने दे दिए। अब मेरे दिल में उनके लिए अपनापन बढ़ गया था। मैं उसी औरत को मासी माँ बुलाने लगी, मतलब मौसी। उस औरत ने अपनेपन की बहुत मीठी मीठी बातें की जिस वजह से मैंने बिना डरे सारी आप
बीती उसे बता दी। अरे रे, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ बेटी। उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी खुद को कभी अकेली मत समझना, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब से तुम मेरी बेटी बनकर हमेशा मेरे साथ रहना। अब कोई परेशानी नहीं आएगी तुमको, बस आराम से रहना। उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं उस बेश्या की आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था तो बीच में ही बोला, अरे वाह, कितनी दयावान औरत थी वो, है ना? वाह, मेरे मुंह से यही वाक्य निकला तो लैला उर्फ अनुराधा मुझे घूर कर देखते हुए बोली, अबे घोंचू, तू भी बिल्कुल लल्लू है जैसे मैं थी उस वक्त। कोई अगर कुछ भी बोले तो उस बात की सच्चाई और मकसद जाने बिना उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना, या उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? मैंने बोला तो वह और एक पैग बनाकर होठों से लगाते हुए बोली। उसके बाद अगली सुबह सीलहट स्टेशन आया। हम सब साथ साथ उतरे और स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन से बाहर एक मेटडोर खड़ी थी जो हमें लेने आई थी। हम सब उस मेटडोर में बैठ गए। एक मवाली टाइप का आदमी गाड़ी चला रहा था। उसकी नज़र बार बार मेरे शरीर पर घूम रही थी। मैंने मौसी से कहा तो वो हंसने लगी। अरे नहीं बेटी, वो तो देखता ही ऐसा है, दिल पर मत लगाना। लगभग 1.25 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद एक सुनसान इलाके में एक बड़ी सी कोठी के गेट पर मेटडोर रुकी। चलो बेटी आ जाओ, अपना घर आ गया। मौसी मुझे हाथ पकड़कर प्यार से अंदर ले गई। बाप रे, वो घर था या शीश महल, अति सुंदर मनमोहक महल था वो। ओहो, मौसी तो बहुत पैसे वाली निकली। वाह अनुराधा, तेरी तो लॉटरी निकल गई। मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। वो औरत बोली, जाओ बेटी, तुम्हारा कमरा ऊपर वाली मंजिल पर है, जाकर नहा धोकर फ्रेश हो जाना, लंबे सफर की थकावट दूर हो जाएगी। तब तक मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। मुझे उसकी बेटी ऊपर वाली मंजिल पर बने एक सुंदर कमरे में छोड़ गई और जाते जाते कह गई, दीदी कमरे की अलमारी में ढेर सारी साड़ियाँ हैं और गहने के साथ साथ मेकअप का सामान भी है, जो भी पसंद आए पहन लेना। मैं थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आती हूँ, कहकर वह चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और उस कमरे से लगे बाथरूम में गई। अंदर एक बाथ टब भी था और शावर, हीटर, गीजर सब कुछ था। मैंने बाथ टब को शावर के नीचे घसीट लिया और उसमें बैठ गई। शावर चालू करके ठंडा पानी और कितने दिनों का कुमलाया बदबूदार जिस्म मैं खूब रगड़ रगड़ कर नहाई। ढेर सारा साबुन शैम्पू लगाया। आज मुझे जिंदगी में पहली दफा इतना मजा आ रहा था नहाने में, क्योंकि मेरे झोपड़े में न तो बाथरूम था न ही पानी, और शैम्पू साबुन की तो बात ही मत पूछो। मम्मी लोगों के घर से बचे हुए साबुन की खुरचन लाती, उससे ही थोड़ा थोड़ा घिस कर लगाते थे हम, फिर एक चिकने पत्थर से घिस घिस कर नहा लेते थे किसी तरह। और चुल्लू भर पानी में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली कहावत फिट बैठती थी। ओह, फिर क्या हुआ दीदी, मैंने पूछा तो लैला सिगरेट का एक लंबा कस खींचकर एक नया पैग बनाने लगी और बोली, अरे यार जरा नींबू मंगवा दो, साला नींबू निचोड़ कर पैग पीने के मजे हैं अलग है। मैंने वेटर को बुलाकर नींबू लाने को कहा। तब तक वो गिलास में पैग बनाकर आइस क्यूब डालने लगी और फिर बोली, अरे उसके बाद क्या होना था यार, मैं मस्त नहा धोआ कर चकाचक चिकनी चमेली बन गई और अलमारी खोली तो एक से एक महंगी साड़ी ही साड़ी। अब मैंने कभी साड़ी तो पहनी नहीं थी, पर अपनी अम्मा को बहुत देखा था साड़ी पहनते हुए। ट्राई मारा पर नहीं जमा तो ब्लाउज और पेटीकोट पहन लिए और
मेकअप गहने देखकर तो पागल हो गई थी मैं। कभी जिंदगी में इतना सारा सामान नहीं देखा था। हाँ देखा था, पर महंगी दुकानों में बस। अब मैंने अपने गीले घुंघराले लंबे बालों को खुला ही छोड़ दिया। गुलाबी ब्लाउज पेटीकोट में आईने के सामने बैठ कुछ देर अपलक खुद को निहारती रही। ओ तो मैं सचमुच अब बड़ी हो गई हूँ और बहुत हॉट भी दिखने लगी हूँ। साला आजकल हम लड़कियाँ छोटी सी उम्र में ही न जाने क्यों इतनी गदरा जाती हैं। मैं अपने सुडौल अंगों को निहारती रही, फिर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई, फिर हाथ पैरों में नेल पॉलिश लगाकर सफ़ेद डायमंड ज्वेलरी पहनी। आहा, मैं उस वक्त खुद को ऐश्वर्या राय महसूस कर रही थी। तभी मौसी की वही लड़की आई और देखकर दंग रह गई। ओहो अप्रीतम, खूबच सुंदर, क्या पटाखा लग रही हो, वाह, जो भी देखेगा आशिक हो जाएगा, हा हा हा। चलो खाना तैयार है, कहकर वो मुझे अपने साथ ले गई। मासी माँ ने जब मुझे देखकर कहा, खूबचो भलो आछी, कहते हैं ना कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, तुम पर बिल्कुल फिट बैठता है। वैसे भी मेरी नज़र चील की है, हीरे को परख ही लेती हूँ। उसके बाद हम चारों ने इकट्ठे खाना खाए। उसके बाद बंगाली मिठाई, मिष्टी डोई और चमचम खाया। सब खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना खाया था। हमारा खाना खत्म हुआ ही था कि उनके बंगले का घंटा बज उठा। मौसी माँ मुझे अंदर कमरे में ले गई और अपनी बेटी से कहा, दरवाजा खोलो और जो मेहमान होंगे उन्हें दीवान खाने में बैठा देना। वह लड़की दरवाजा खोलने गई और मुझे अंदर ले जाकर उसने साड़ी पहनाई। अरे बेटी, तुम तो बिल्कुल जवान हो गई हो। मैं यह सुनकर खिल गई। फिर उसने मुझे समझाया कि बाहर जो भी मेहमान होंगे सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करना और कुछ मत बोलना। थोड़ी देर वहां रुककर अंदर आ जाना, बाकी मैं बात कर लूंगी। मैंने वही किया जो उसने करने को कहा। वो दो लड़के थे जो शकल से ही काफी मालादार लग रहे थे। मुझे उन दोनों ने ऊपर से लेकर नीचे तक कई बार घूरा। उनकी नज़र मेरे जिस्म के एक एक इंच को नाप तोल रही थी। मैं कुछ देर वहां बैठकर दूसरे कमरे में चली आई। वह लोग कुछ लेन देन की बात कर रहे थे। मुझे तो अब तक ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए कुछ समझ नहीं आया। मैं तो बस अपने रूप रंग पर इतरा रही थी और वहां मेरे गदराए जिस्म का सौदा चल रहा था। मासी माँ बोल रही थी, एकदम अनछुई ताजा पापलेट है, सिर्फ इतने साल की कच्ची कली, और आजकल बाजार में इस उम्र की कलियों की बहुत डिमांड रहती है। मौसी माँ ने शायद बहुत मोटी रकम लपेटी थी उन रईस जादों से। कुछ देर बाद वो लोग चले गए। मासी माँ मेरे कमरे में आई और उसने कसकर मुझे गले से लगा लिया और बोली, तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटी। अभी जो सेठ लोग आए थे ना, वो लोग इंडिया से आए हैं और वहाँ बॉलीवुड में बहुत बड़े फिल्म निर्माता है। उन्हें अपनी आगामी फिल्म के लिए तुम हीरोइन के रूप में पसंद आई हो और वो लोग तुम्हें आज रात अपने बांग्लादेश से बॉर्डर पार इंडिया ले जाएंगे। इसलिए वो लोग जैसा भी करने को कहेंगे सब करना, उनकी हर बात मानना, कोई चूचा मत करना, वरना वो किसी दूसरी लड़की को ले लेंगे। मैं उस वक्त बिल्कुल चूतिया थी, उस छिनाल की हर बात सच मान बैठी। मुझे क्या पता था कि वो रंडी खाना चलाने वाली बहुत बड़ी चकले वाली वाई है। अब मैं जो कहानी उसकी रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने पूछा, फिर क्या हुआ दीदी, क्या आप इंडिया आ गई उन लड़कों के साथ? उसने सिगरेट का लंबा कस लगाया और ऊपर तक धुआं उड़ाते हुए बोली, नहीं रे छोटे, एक परफेक्ट रंडी बनने को भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मसलन जैसे फिल्म में हीरोइन को नए नए कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, वैसे ही कमर्शियल राण बनने को भी बहुत
बहुत सारे पैतरे सीखने पड़ते हैं, क्योंकि धंधा करना मतलब सीधा कांटेक्ट चरसी गर्दुले बेवड़े और भाई टाइप लोगों से, या यूं कहे कि अंडरवर्ल्ड से सीधा कनेक्ट हो जाता है। तो ऐसे पायली के 56 लोगों से निपटने के लिए 56 पैतरे भी सीखने पड़ते हैं एक बेस्या को। अपन हर स्टेप को फुल टू फुल कंप्लीट करके इस धंधे में पीएचडी कर चुकी है। तेरे जैसे पिल्लू तो शायद ही नसीब से एक दो ही मिलते होंगे किसी को, हमारे पास तो सब पेलू ही आते हैं। अरे यार, ये साला लवड़ा लहसुन के चक्कर में साला नमकीन इच खत्म हो गया। अच्छा दीदी अभी मंगवाता हूँ, कहकर मैंने वेटर के लिए कॉल लगाया तो एक वेटर फटाफट आया। मैंने 3-4 अलग अलग नमकीन के पैकेट और एक सिगरेट का पैकेट भी मंगवा लिया, क्योंकि बातों की रो में उसने सारी सिगरेट फूंक डाली थी। वो अचानक बोली, अबे छोटू, तू बेस्या के जीवन पर कॉलेज के थीसिस लिख भी रहा है या मैं यूं ही बकबक करती जा रही हूँ? मैंने कहा जी, मैं आपकी पूरी कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल में, आप इत्मीनान से बताए। कहते हुए मैंने अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर दिखाया जो अब भी चल रहा था। लैला उर्फ अनुराधा ने फिर सिगरेट का एक लंबा कस लेते हुए बोलना शुरू किया। उस औरत ने मुझे अच्छी तरह से तैयार करके बोली, वाह बेटी, तुझे देखकर मेरा दिल कहता है तू पक्का से हीरोइन बन जाएगी। मैं उस कंजरी औरत के बातों को सुनकर उत्साह से भर उठी। लेकिन बेटी मेरी बात याद रखना, उसने बोली, सेठ लोग को किसी भी बात के लिए ना मत करना, उनको जितना खुश रखोगी उतना जल्दी हीरोइन बन जाएगी। मैंने लाल बनारसी साड़ी और मैचिंग ब्लाउज, मैचिंग गहने, नेल पॉलिश, चप्पल एक नंबर टिप टॉप हो गई थी। शाम 6 बजे के करीब वो दोनों नवाब जादे मुझे लेने को आ गए। मासी माँ और उसकी दोनों बेटियों से गले मिलकर मैंने विदाई ली। गेट पर एक महंगी कार खड़ी थी। वो लोग मुझे लेकर एयरपोर्ट जाने की जगह एक और आलीशान बंगले में ले गए। वो एक बुढ़े सेठ का घर था। उन लड़कों ने कहा, देखो ये सेठ बहुत बड़े फिल्म मेकर है, पहले इनको खुश कर दो, फिर मुंबई जाना पक्का है। मुझे उस बुढ़े ने इशारे से अपने कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद करने को कहा। मैंने डरते डरते दरवाजा बंद किया तो उसने थम्स अप की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरा गला सूख रहा था, मैं गटागट करके सारा थम्स अप पी गई। लेकिन बाद में जब दिमाग घूमने लगा तो समझ आया कि वो थम्स अप में शराब मिक्स था। मैं गिरने लगी तो उस बूढ़े ने पकड़कर बिस्तर पर लिटाया और मेरी साड़ी उतार दी। मैं चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही थी। नशा बहुत तेज चढ़ गया था। साले हराम के पिल्ले ने क्या पता दारू पिलाया था या नींद की गोली। मैं कुछ ही देर में अपने होश खो बैठी। उसके बाद क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन जब होश आया तो मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और मेरे प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। दर्द के मारे जान निकल रही थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने कपड़े पहने। मुझे बाहर किसी के जोर जोर से झगड़ने की आवाज आ रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए दरवाजे को जरा सा खोला और मामला जानने लगी। मैंने देखा वो बुढ़ा उन लड़कों से पैसे के बारे में लड़ रहा था। एक बार कहा ना, जो फाइनल बजट 2.5 लाख बोला था तुम्हारी बाई ने उतना दे दिया। अब तुम दोनों को अलग से 50,000 देने की कोई बात ही नहीं। वैसे भी बाई ने पहले ही ज्यादा ले लिए। मैं सोचने लगी ये बाई कौन है। तभी उस बूढ़े ने मोबाइल स्पीकर ऑन करके उन 2 नवाब जादों को बाई की बातचीत सुना दी। वह आवाज सुनकर मेरा माथा घूम गया। अरे ये आवाज तो उस बूढ़ी मौसी माँ की है। मतलब उसने मुझे जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दिया। हीरोइन बनाने के झांसे में मेरी नथ उतरवाई के 2.5 लाख वसूल कर लिए। वाह री बुढ़िया, आज
मुझे उस बात पर यकीन हो गया था कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। मैं पलंग पर बैठी बैठी सोच रही थी, चमड़ी मेरी और फायदाशाली छिनाल बुढ़िया क्यों खाए। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा। कुछ देर बाद वो नवाबजादे कमरे में आए और मुझे कहने लगे, चलो अब तैयार हो जाओ, मुंबई फ्लाइट का समय हो रहा है। मैंने कहा, अभी यहाँ आने से पहले भी तो हम मुंबई ही जा रहे थे ना। हाँ, लेकिन अब सच में ही मुंबई चलना है। यहाँ के उन सेठ ने अपने मुंबई वाले दोस्त का पता दिया है, वहाँ तुमको छोड़कर हम वापस आ जाएंगे। अब और कोई सवाल मत करना, कहकर वो दोनों चले गए। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और कपड़े सही करके उस कमरे से निकल आई। बहुत दर्द था जिस्म में और उससे ज्यादा दिल में। जिस आबरू को बचाने के लिए मैंने किसी का सर फोड़ दिया था, आज वही आबरू किसी के हाथों बेमोल लूट गई थी। अब जीना कैसा और मरना कैसा। मैं दिल को मार कर चल पड़ी नई अनजानी राह पर। उसके बाद मैं उन दोनों के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट आ गई और बांग्लादेश से इंडिया की फ्लाइट में बैठ गई। उन दल्लों ने मेरा नकली नाम उम्र वाले पासपोर्ट बनाए थे। उस पासपोर्ट पर मेरा नाम लैला मंसूरी लिखा था। उस वक्त नहीं जानती थी कि अब से अनुराधा का नाम हमेशा के लिए मिटने वाला है, बस लैला ही रह जाएगी। वक्त पर प्लेन ने उड़ान भरी। हम उस सुबह करीब 7 बजे ढाका एयरपोर्ट पहुंचे थे और दोपहर तक इंडिया आ गए। वह दोनों लड़के मुझे दिल्ली के मायापुरी इलाके में किसी सेठ के कोठी पर छोड़कर उससे तय की हुई मोटी रकम लेकर चले गए। उस डावर सेठ ने भी मेरा बलात्कार किया। फिर उसे जब मन होता मेरी इज्जत लूटता और चला जाता। वह अपने कई दोस्तों को भी बहती गंगा में डुबकी लगाने को भेजता रहता था। यह सिलसिला कई महीनों तक चला, जब तक कि उन सब का मन नहीं भर गया। उसके बाद मुझे जेबी नगर के रंडी खाने में उस सेठ ने एक चकले वाली जोरा बाई के यहाँ बेच दिया। चकले पर आकर तो जिंदगी नरक बन गई थी। पायली के 50 गर्दुल्ले, नशेड़ी, चरसी, बेवड़े, सटोरी बाज और कभी कभी भाई टाइप के लोग भी आते थे। मैं अब समझ चुकी थी कि मुझे कोई हीरोइन नहीं बल्कि एक धंधे वाली बना दिया गया है। मैंने भी अपने हालात से समझौता कर लिया और देह व्यापार के धंधे में खुद को झोंक डाला। लेकिन एक बात का दुख हमेशा से रहता कि चमड़ी मेरी छिलती है लेकिन दमड़ी मुझे कुछ नहीं मिलती। सारी मलाई कोई और चाट जाता और मेरे को खुरचन भी नसीब नहीं होता। लैला ने एक और पैग बनाया और कुछ नमकीन के साथ गटक गई। फिर सिगरेट के लंबे कस के साथ धुआं उड़ाती बोली, उसके बाद तो जिंदगी पूरी तरह से झंड बन गई थी। कोठी के मालकिन दिन हो या रात कभी भी कोई ग्राहक आता तो उसके साथ सोने को कहती। उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दिया था। अब मैंने देखा कि लैला को अब चढ़ने लगी थी। बात करते करते उसकी पलकें झपकने लगी थी। जो भी था, चाहे नशे में ही सही, लेकिन उसने अपने भीतर का दर्द और संवेदना को अपने लड़खड़ाते शब्दों में बड़ी स्पष्टता से उजागर किया था। मैंने उसे चुप देखकर पूछा, दीदी आगे क्या हुआ? वह कुछ देर सिगरेट के लंबे कस लगाती हुई बोली, उसके बाद मेरी जिंदगी में सत्या आया। सत्या था तो भाई का नामी शूटर, लेकिन अंदर से बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा मासूम था। पहले पहले जब वो आता था तो मैं उससे कुछ बात नहीं करती थी, बस चुपचाप कपड़े उतार कर लेट जाती थी। लेकिन उसने ही मुझसे बात करनी शुरू की। उसको मेरा चस्का लग गया था, क्योंकि वो जब भी कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ता तो मेरे ही पास आता था। मैं अगर पहले से किसी ग्राहक के साथ बैठी होती तब भी वो मेरा ग्राहक निपटने का इंतजार करता, लेकिन किसी और रांड की तरफ बुलाने पर भी नहीं जाता था। उसका ऐसा करना मेरे दिल को सुकून देता था कि चलो कोई तो है दुनिया में जिसको लैला का फिक्र है और वो उसका इंतजार करता है। सत्या था तो नामी गैंगस्टर, लेकिन बहुत मासूम सा था। एक बार जो मेरा चस्का लगा उसके बाद कभी किसी के पास जाता ही नहीं था। चकले वाली बाई भी उसको लाख टकाटक लौंडिया दिखाती, लेकिन वो किसी के साथ बैठता ही नहीं था। एक दिन मैंने उसको पूछ ही लिया, ए सत्या, तेरे साथ तो कोई भी रांड सोने को बेताब रहती है, फिर भी तू मेरे साथ ही क्यों रहता है? कहीं मेरे साथ
साथ इश्क विश्क तो नहीं हो गया ना? सत्या बोला, तू ठहरी धंधे वाली, ये इश्क विश्क तेरे को समझ नहीं आने वाला, रहने दे। मैं बोली, सुन यार, मैं धंधे वाली तो बाद में बनी, पहले तो मैं एक लड़की ही थी ना, और वो लड़कपन अब तक मुझ में कहीं जिंदा है। चल छोड़ वो बात, पहले बता ना। सत्या बोला, तेरे साथ मुलाकात होने से पहले मैं भी सिर्फ रगड़ने के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। शूटर के साथ साथ ये भी धंधा पक्का था, लेकिन जब से तेरे से मिला तो माइंड साला चेंज हो गया। तू अपने को मस्त लगती रहे। मुझे हंसी आ गई और बोली, साला झाटू, बोलता तो ऐसे है जैसे मेरे को अपनी बीबी घरवाली बनाएगा। हा। सत्या मेरे हाथ पकड़कर बोला, हाँ रे सच्ची, तू मेरे को बहुत अच्छी लगती। देखना एक दिन तेरे को इस रंडी बाजार से निकाल के ले जाऊंगा। मैंने कहा, वो छिनाल बाई को तू जानता नहीं, वो साली हराम की जानी, पैसे लिए बिना मुझे इधर से हलने को नहीं देगी। सत्या बोला, ठीक है, मैं कल तेरी मालकिन से बात करूंगा। वैसे भी सत्या को ना बोलने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अगर सीधे से नहीं मानी तो ठोक दूंगा साली को। लैला इतनी नशे में थी कि अब वह झपकी लेने लगी। मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मैंने सोचा कुछ देर बेचारी सो लेगी तो बेहतर है। मैं उसे कमरे में सोते हुए छोड़कर कुछ देर होटल के दलान में चहलकदमी करने चला गया। मैं सोच रहा था, जिंदगी किस मोड़ से लाकर इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। कोई भी इंसान बुरा होता नहीं, मजबूरी, हालात और व्यवस्था ही मजबूर कर देते हैं किसी को भी गलत बनने के लिए। बेश्या की जिंदगी कितनी जहन्नुम होती है। जब तक हुस्न है, जवानी है, हर कोई उसके आगे पीछे मडराता है। न जाने बेश्या के पास आने वाला हर ग्राहक उसे कैसे कैसे सब्जी बाग दिखाता है। लेकिन एक बार उम्र ढलान पर उतरी तो फिर बेश्या का साया भी साथ छोड़ जाता है। जवानी की रानी बुढ़ापे में नौकरानी भी कोई नहीं बनाता। हम सब ने बेश्या बाजार तो कहीं ना कहीं देखे होंगे। वहाँ एक से एक सुंदर और जवान वेश्या कुछ रुपए में अपने जिस्म बेचती है। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा या देखा भी है कि उनका बुढ़ापे में क्या हाल है, और वो कहाँ और किस हाल में अपनी जिंदगी की आखिरी शामें बसर कर रही है। जवानी में न जाने कैसे कैसे ग्राहकों के साथ संबंध बनाते बनाते वेश्या बुढ़ापा आते आते हजार तरह की लाइलाज बीमारियों से ग्रसित होकर किसी अंधेरी गंदी सी बस्ती में गुमनाम सी मौत मरने के लिए मजबूर हो जाती है। मजबूरी रूपी दाव उनके जीवन के सुनहरे, कभी न लौटने वाले खूबसूरत लम्हे भी उनसे छीन लेता है। वेश्या को हमारे समाज में एक बदनुमा दाग, एक भद्दी सी गली जैसा समझकर हमेशा उसका तिरस्कार करता है। निजी जिंदगी में कोई भी सार्वजनिक तौर पर इनके करीब रहने से भी कतराता है। लेकिन वह समाज ये भूल जाता है कि कोई अपनी माँ के कोख से वेश्या या कोई अच्छा पैदा नहीं होती। उनको इस मुकाम तक पहुँचाने वाला भी तो यही हमारा समाज है। मुझको खराब करके कहता है ये जमाना, ये औरत खराब है। बोलो अब क्या जवाब दे। मैं उस होटल के दलान में बहुत देर तक चहलकदमी करता रहा। मेरे फोन की रिंग बजी, देखा तो घर से फोन था। मैंने मम्मी से कहा, अभी पढ़ रहा हूँ, सुबह तक घर लौट आऊंगा। मम्मी से बात चल ही रही थी कि बीच में लैला का फोन था, आ गया। मैंने मम्मी को गुड नाइट कहकर लैला का कॉल लिया। अबे चिकने, मेरे को अकेली छोड़ के किधर भाग गया साले? देख वोडका और सिगरेट के साथ थोड़ा चखना भी मंगवा दे यार, फिर आगे की कहानी सुनाती हूँ, ओके। मैंने मैनेजर को फोन करके 2 वोडका और 2 पैकेट सिगरेट के साथ नमकीन चखना भी मंगवा लिया, और मैं भी वेटर के साथ अपने होटल रूम में आया। वहाँ लैला बैठी हमारा ही इंतजार कर रही थी। वेटर के जाते ही बोली, उफ साली, शराब थोड़ी देर के लिए ही चढ़ती है, फिर गायब हो जाती है। देखना अभी तो लग रहा है जैसे जमाने से नहीं पी होंगी, साला हलक सूख रहा है। कहते हुए फटाफट पैग बनाकर पी लिया। फिर मैंने नमकीन निकाल कर प्लेट में दिया। वो हंसते हुए बोली, साले चिकने, तेरी बीबी तेरे से बहुत खुश रहेगी। मैंने पूछा क्यों?
तो वह बोली, साला तू पैग बहुत अच्छा बनाता है और हर बात का ख्याल रखता है। मैं बोला, मेरी बीबी का इस सब से क्या ताल्लुक, वो कोई शराब थोड़ी पिएगी। यह सुन लैला रोने लगी। देखा ना, तूने भी आखिर फर्क कर ही दिया एक राण और एक लड़की में। मैं बोला, अरे सॉरी, मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन बात तो यही सच है ना कि घर की बहू तो सबकी सेवा करती है बस, और उसकी सेवा सिर्फ तब होती है जब वह बीमार हो। ओके, अब आगे बढ़ो लैला जी, कुछ देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर हमें अपने अपने गंतव्य पर भी तो निकलना है। लैला ने 2-3 पैग के बाद सिगरेट सुलगाई और उसका लंबा कस लेकर बात आगे शुरू की। अब लैला ने आप बीती सुनानी शुरू की। बात आज से 1 साल पहले की है। उस रात सत्या खून से सने कपड़े पहने और एक हाथ में एक सूटकेस और दूसरे हाथ में साइलेंसर वाली विदेशी पिस्तौल लेकर कोठे पर आया। मेरे कोठे की मालकिन ने उसे चिल्ला कर रोका, ए तू इस हालत में मेरी लड़कियों के पास नहीं जा सकता, समझा? मेरी लड़कियां तेरी हालत देखकर डर जाएगी। मैं बाई की चीख सुनकर अपने ऊपर चढ़े ग्राहक को परे धकेल कर उठी और कपड़े संभालते हुए दरवाजा खोलकर देखा तो मेरा सत्या था, लेकिन उसके खून से सने कपड़े और खतरनाक हुलिया देखकर मैं अंदर तक कांप गई। सत्या ने सबसे पहले तो कसकर एक थप्पड़ मेरी मालकिन को जड़ दिया और उस पर पिस्तौल तान दी। ए मौसी, आवाज नीचे रखकर बात कर, समझी? अपुन का भेजा ऑलरेडी खसकेला है, जास्ती मगजमारी करेगी तो इधर ही ठोक देगा साली। मेरी मालकिन हाथ जोड़कर मिमियाने लगी। अरे बेटे, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है, मैं तो इन मुई लड़कियों पर चिल्ला रही थी। ये लड़कियां ना जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ करती ही नहीं, बस इसलिए इनको समझाया मैंने बस। अच्छा बता बेटे, आज भी लैला के साथ ही बैठना है क्या तुझे? और उसने चिल्लाकर बोला, ए लैला, ले अपने आशिक को संभाल, कहकर बाई ने सत्या की तरफ इशारा किया। मैंने अपने कमरे में लेटे ग्राहक को इशारा से बाहर जाने को कहा। वहां का माहौल समझकर वह ग्राहक भी चुपचाप सर छिपाए बाहर निकल गया। फिर मैं अपने सत्या का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। सत्या का कॉलर पकड़कर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। सत्या ने भी पलटकर मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा तो दिमाग घूम गया, सर चकराने लगा। उफ जालिम, क्या तगड़ा हाथ था मेरे सत्तू का। सत्या ने मेरे बालों को पकड़कर मुझे अपने ऊपर खींच लिया और जबरदस्त किस किया। हट साला हरामी, अगर इतना ही प्यार है तो झापड़ क्यों मारा रे? मैंने उसको परे धकेलते बोला तो वह मुझे अपने ऊपर खींचते हुए बोला, साली छिनाल, तेरी आज़ादी के लिए अपुन तेरे वास्ते मर्डर करके आया है और तू साली अपुन को ही झापड़ मारती है। कहते हुए सत्या ने मेरी साड़ी खोल डाली और बाकी कपड़े भी। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे में समा गए। काम निपटाने के बाद मैंने सत्या से प्यार से पूछा, देख सत्य, तेरे को मेरी शपथ, सच्ची बोल, ये खून कैसे आया तेरे कपड़ों पे? सत्य ने बताया, वो साला अपन एक बिल्डर से 2 खोखा हफ्ता मांगा था। वो बेन का टका झंडू साला ने पुलिस को कंप्लेंट करके आया था। जब वो सूटकेस लेकर आया हफ्ता देने तो पीछे पुलिस भी छिपी थी, इसलिए उसको खोपड़ी में गोली डालकर 2 खोखा इस सूटकेस में लेकर अपन पुलिस को चकमा देकर सटक आया है अपनी डार्लिंग लैला के पास। सत्या की इस बात से मेरा तो कलेजा बैठा जा रहा था। हे भगवान, अब तो पुलिस तेरे को नहीं छोड़ेगी सत्या। ये क्या कर दिया तूने? तू भाईगिरी करना, धमकी देना, हफ्ता मांगना करता था, उधर तक तो चल गया, लेकिन आज जो तूने सेठ का मर्डर कर डाला ये बहुत गलत हो गया। अब पुलिस तेरे को हर जगह तलाश रही होगी सत्या। सत्या ने मुझे गले लगाकर कहा, अरे डार्लिंग, अपन जो किया वो बस तेरे लिए ही तो किया है। देख अब इसी रुपये से कैसे सौदा करूंगा तेरा उस कोठे वाली रंडी से। मैंने सत्या के लिए एक लड़के को भेजकर दुकान से नए जीन्स टी शर्ट मंगवा लिए थे। सत्या ने हाथ मुंह धोकर वही कपड़े पहनकर मुझे हाथ पकड़कर सत्य कमरे से बाहर ले आया और कोठे वाली मौसी को बोला, ए मौसी, इस लैला की आज़ादी की कीमत
बता, मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। बाई यह सुनकर भड़क गई। ए छोकरे, मेरी लैला बिकाऊ नहीं है, समझा? लैला तो मेरे कोठे की शान है, जान है। अभी तो बहुत साल है इससे कमाने के लिए, और तू भी जब मर्जी आ जाया करना, मैं मना नहीं करूँगी, पर लैला यहाँ से नहीं जा सकती। यह सुन सत्या की खोपड़ी घूम गई। उसने पिस्तौल निकालकर बाई पर तान दिया। देख मौसी, अगर मैं चाहूँगा तो तेरे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा और लैला को यहाँ से ले जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ लाशों का ढेर नहीं बिछाना चाहता और तेरा धंधा भी बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए कीमत बता और छोड़ दे लैला को। इस पर बाई बोली, देख बे लौंडे, तेरे जैसे 56 आए गए बाई के कोठे पर, लेकिन बाई के लड़कियों को कोई भी यहाँ से बाहर कभी लेकर नहीं जा सका। फिर तू किस खेत का बैगन है बे? ए हरिया, कालू, भीमा, पुष्कर, अरे कहाँ मर गए सब के सब? देखो, एक गुंडा अपनी लैला को उठाकर ले जा रहा है, सब लोग संभल कर आना, इस गुंडे के पास पिस्तौल है। एक एक कर बाई के पाले हुए सभी मुस्टंडे हमारे चारों तरफ अपने अपने बंदूक ताने खड़े हो गए। देख बे छोकरे, सीधे से लैला को छोड़कर चला जा, वरना मुफ्त में खल्लास हो जाएगा। ओ साढ़े लोग, चुपचाप इधर से कमती हो जाओ, वरना एक एक की हड्डी का चूरमा बना दूंगा। तुम लोग सत्य को नहीं जानते। अभी सत्य अभी अभी मर्डर करके आया है, और कानून एक मर्डर को भी फांसी और 100 मर्डर को भी फांसी ही देता है, समझा? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारी बाई की खोपड़ी खाली कर दूंगा। सत्या ने मेरा हाथ छोड़कर सीधे बाई की गर्दन पकड़ ली और उसकी खोपड़ी पर पिस्तौल तान दिया। सब लोग अपनी बंदूक जमीन पर फेंक कर दोनों हाथ ऊपर उठाकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, वरना ये बुढ़ी तो गई समझो। बाई के तो पसीने छूट गए। सत्य ने मुझे रुपए के सूटकेस के साथ उसके पीछे आने को कहा और उन सब गुंडे लोगों को बंदूक नीचे रखने को कहा। बाई की गर्दन पकड़कर उसे बकरी की तरह घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। सत्या ने सबके फेंके हुए बंदूक जमा करने को मुझसे कहा। मैंने फटाफट सब बंदूक उठा लिए और हम तीनों कमरे से बाहर निकल गए। फिर सत्या ने बाई को जोर से धक्का मारकर कमरे में वापस धकेल दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर डाला और हम दोनों वहां से भागकर बाहर रोड पर आ गए। अब मैं और सत्या रुपए से भरा सूटकेस और बंदूक लेकर मेन रोड पर भाग आए। बाई के गुंडे भी हमें ढूंढते हुए पीछे आ रहे थे। मेरी तो डर की मारे सांसें अटक रही थी। अगर इस छिनाल बाई की गुंडे हमको पकड़ लेंगे तो हम दोनों को खड़े खड़े चीर डालेंगे, वो हराम की जनी बाई। इस सोच के आते ही मैं पूरी ताकत बटोर कर सत्या के साथ भागती जा रही थी। हम दोनों भागते भागते बहुत दूर निकल आए। फिर हमारी नज़र एक माल भरे ट्रांसपोर्ट ट्रक पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी करके ड्राइवर पेशाब कर रहा था। हम दोनों ने फटाफट उस ट्रक की पीछे टेंट उठाकर घुस गए और छिप कर बैठे तो हमने देखा बाई के छोकरे बाइक पर आ रहे थे, हमें ढूंढ रहे थे और उनके हाथ में नंगी तलवार और पिस्टल भी थी। मतलब उस रांड ने हमें खलास करने का ऑर्डर दिया था उनको। बाप रे, अच्छा हुआ ट्रक में छिप गए हम, वरना मौत पक्की थी। वो लोग 4-5 बाइक पर थे, लेकिन हमारी तलाश में वो आगे निकल गए और अब ट्रक ड्राइवर सरदार जी पेशाब करके आया और ट्रक उस हाईवे पर दौड़ा दी। ट्रक चलने के बाद हमारी जान में जान आई। अब उस ड्राइवर को, जो ट्रक ड्राइवर था, उसके सेठ का फोन आया था जिससे वह कह रहा था, ओए साहब जी, तू सिर्फ फिक्र ना करो जी, तुडहा माल कल शाम तक अमृतसर पहुंच जाएगी जी। हमने सोचा, ओ तो यह ट्रक पंजाब असर जा रहा है, वाओ, अब हम पंजाब जा रहे हैं। अब हम दोनों बहुत खुश थे। आखिर मैं उस रंडी खाने से आजाद हो गई और सारा क्रेडिट मेरे प्यारे सत्या को जाता है। मुआ, सरदार जी ने FM रेडियो चला रखा था जिसमें गाना बज रहा था, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले, जाना कहाँ है बता दो शहर का नाम, ले चल जहाँ तेरी मर्जी, मुझे क्या है काम। मैं सत्या से लिपट गई क्योंकि मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो भी मुझे कसकर चूमने लगा। हम दोनों बहुत देर तक लिप टू लिप किसिंग करते रहे, एक दूसरे से लिपटे हुए, और हम दोनों अपने में समा गए।
अब प्यार लेने देने के अलावा और काम ही क्या था हमारे पास। मैं और सत्या दोनों ट्रक में रात भर लिपटे, कभी सोए कभी जगे, अपने आने वाले भविष्य के सपने संजोने में लगे थे। अगली सुबह वो ट्रक सरदार जी ने एक पंजाबी ढाबे पर रुक दी। वहां उसने हाथ मुंह धोने लगा और ढाबे वाले से पनीर पराठे और लस्सी बनाने को ऑर्डर दे गया। हम दोनों को भी बहुत भूख लगी थी, कलेजा मुंह को आ रहा था। हमने अपने कपड़े पहनकर वह कैश से भरा सूटकेस वहीं ट्रक में सामान के बॉक्स के बीच छुपाकर नीचे उतर गए। आहा, लगातार 10 घंटे दौड़ती ट्रक में हालत खराब हो रखी थी। हमने पहले तो बाथरूम जाकर फ्रेश हुए, हाथ मुंह धोए और फिर बाहर आए। वह सरदार जी हमारे बाजू से निकल गया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि हम दोनों उसी के ट्रक में छिप कर यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे प्यारे सत्या ने बहुत चालाकी दिखाई। उसने मुझे लेकर उन सरदार जी के सामने वाले बागड़े पर बैठ गया और हमने सरदार जी को सत श्री अकाल कहकर बात छिड़ी। सरदार जी ने पूछा, बच्चों तुम किधर से आए और किधर जा रहे हो? सत्या ने कहा, पापा जी यहाँ हम किसी रिश्तेदार के घर शादी में आए थे और अब हमें वापस अपने घर जाना है। अच्छा, कहाँ है तुम्हारा घर? जी वो अमृतसर जाना था। अरे बल्ले बल्ले बच्चों, मैं भी माल पहुंचाने अमृतसर ही जा रहा हूं और नसीब तुम्हारे कि मेरा क्लीनर छुट्टी पर है, इसलिए मेरे बगल वाली सीट खाली है। तुम दोनों आगे मेरे साथ बैठ जाना, मैं तुमको असर पहुंचा दूंगा। अरे वाह, हमारे मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर साथ साथ नाश्ता खाए, पनीर पराठे और हमने तो चाय लिए थे। वाह, उस समय वह नाश्ता सबसे अच्छा फूड लग रहा था। भूख के मारे आते जो कुलबुला रही थी। हमारा चाय नाश्ता खत्म करके हम दोनों सरदार जी के साथ उनके ट्रक में बैठे और निकल पड़े अपनी आगे की यात्रा पर। सरदार जी ने FM रेडियो चलाया। गड्डी जान दी छलांग मार दी, ओ मैनू याद आई मेरे यार दी। ओहो, मौज कर दी। वाह बेटे वाह बेटे वाह। सरदार जी बहुत अच्छे नेचर के थे। उन्होंने हमसे पूछा कि हम एक दूसरे के क्या लगते हैं, तो सत्या ने फट से कहा, ये मेरी पत्नी है। उसकी इस बात से मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। ओ माय सत्तू, उसने मुझे ऐसा सुंदर ख्वाब दिखा दिया जिसका एक बेस्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकती। मैंने सत्या को तीखी नजरों से देखा तो वह मुस्कुरा दिया। पापा जी ने बताए कि वो पटियाला के रहने वाले हैं और हमको माल के साथ अमृतसर छोड़कर वो अपने घर पटियाला चले जाएंगे। मैं अपने प्यारे सत्या के साथ अब खुद को आजाद महसूस कर रही थी। सत्या ने मुझे आजादी की जिंदगी से रूबरू कराया था। मैंने जीते जी इस आजादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। अगर सत्या मेरी जिंदगी में नहीं आया होता तो मेरे अंदर की वो लड़की कभी खुल हवा में सांस तक नहीं ले सकती थी। सत्या ने मुझे जीना सिखा दिया। अब तक तो सिर्फ घुटन भरी जिंदगी से सामना हुआ था, आज मैं आजाद हूँ। थैंक यू टू माई डियर सत्या। अब हम तीनों ट्रक में सफर करते करते खूब सारी बातें कर रहे थे और दिल खोल कर हंस रहे थे, क्योंकि सरदार अंकल थे ही बहुत जोली और दिलदार। उन्होंने हमें बिना पहचान के, बिना किसी मतलब के पंजाब अमृतसर ले जा रहे थे। ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं आज की दुनिया में। यहाँ तो हर जगह मतलब ही मतलब से भरे रिश्ते हैं। बीच बीच में हम लोग कहीं ढाबा, कहीं होटल में ट्रक रुकते और चाय नाश्ता खाना पीना होता और कुछ नए चेहरे भी नजर आते उन ढाबों और होटलों में। कुल मिलाकर सत्या ने मेरी जिंदगी को एक मकसद दे दिया था। दुनिया की नज़र में सत्या लाख बुरा सही, लेकिन मेरे लिए तो वह इंसानियत और प्यार का देवता बन गया था। लाला मन के मंजीरे आज खनकने लगे, बिन बोले पैरों में घुंघरू बजने लगे। एक तू मेरा आसमां, तू ही तो है मेरी खुशियों का जहां। मन के मंजीरे आज खनकने लगे। यूं ही गाना सुनते सुनते और हंसते गाते हम शायद 2 या 3 दिन में
अमृतसर पहुंच गए। सरदार अंकल ने हमसे पूछे, बच्चों एक बात सच्ची सच्ची बताना, तुम दोनों अमृतसरिया तो लगते नहीं हो, ना तुमको पंजाबी आती, ना ही उठना बैठना बोलना चलना देखकर लगता कि तुम पंजाब से होंगे। यह सुन हम दोनों चुप हो गए। तो सरदार अंकल बोले, अरे बच्चों घबराओ नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम पहली बार पंजाब जा रहे हो तो मैं तुम्हें अपने पिंड ले चलता हूँ पटियाला। तुमको पिंड की सैर भी करवा दूंगा और अपने दोस्त का मकान भी किराए से दिलवा दूंगा, फिर दोनों आराम से रहना। वैसे एक बात सच्ची और बताओ, कहीं तुम दोनों इश्क के चक्कर में घर से भागे तो नहीं हो? हमने ना में सर हिलाया और कह दिए कि ठीक है, आपके पिंड में चलेंगे। उसके बाद सरदार जी ने ट्रक का माल एक गोदाम में खाली कर दिए, पर उससे पहले सत्या ने अपना रुपये से भरा बैग अपने पास रख लिया। सरदार जी से कहा, इसमें हम दोनों के कपड़े लते हैं। हमने सरदार जी से कहा, हम दोनों अनाथ हैं और अनाथ आश्रम से भाग आए हैं क्योंकि वहाँ बहुत जुल्म हो रहे थे हम पर। सरदार जी ने कहे, आज के बाद खुद को अनाथ मत कहना। बच्चों तुम लोग मुझे और मेरी पत्नी को अपनी मम्मी पापा बना लो। वैसे मैंने तो तुम दोनों को अपना बच्चा तभी मान लिया था जब पहली दफा तुम दोनों के मासूम चेहरे देखे। हम बहुत खुश हुए उनकी बात सुनकर। ट्रक का माल खाली करके हम दोनों ने अमृतसर के ही एक बढ़िया से होटल में रात का खाना खाए। खाना बहुत लाजवाब था। मक्खन मार के सरसों का साग और मक्की की रोटी थी और साथ में एक बड़ा गिलास भरकर गाढ़ी मलाईदार अमृतसरी स्पेशल लस्सी थी। आहा, पहली बार इतना मजेदार खाना खाकर मेरा मन तो बाग बाग हो गया। हम तीनों ने डट कर खाना खाए थे। अब तो 24 घंटे भूख नहीं लगेगी पापा। मेरे ऐसा कहने पर उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरे। जीती रहो मेरी बच्ची। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे पापा कहा। उनकी आंखें छलक गई। मैंने पूछा, अरे पापा आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बताए कि शादी के 40 बरस बीत गए हैं लेकिन उनके घर कोई औलाद नहीं हुई। 2 बार उनकी पत्नी गर्भवती हुई लेकिन बच्चे मरे हुए पैदा हुए। उसके बाद वो कभी माँ बाप नहीं बन पाए। मैंने कहा, ओह बहुत बुरा लगा सुनकर। तो उन्होंने कहा, अरे लेकिन अब क्या रोना, अब तो तुम दोनों हमारे बच्चे हमको मिल तो गए हो। उन्होंने हमें अपने गले लगा लिए और फिर हम तीनों दोबारा ट्रक में बैठे और ट्रक चल पड़ा पटियाला शहर की ओर, जहां हमारा नया घर और नया जीवन इंतजार कर रहा था। सरदार जी ने पूछे, बच्चों अब तुम दोनों के जो भी नाम या पहचान होंगे मैं नहीं पूछूंगा और आज से तुमसे कोई तुम्हारा नाम गांव पूछे तो वही बताना जो अभी मैं बताऊंगा। मैंने तुम दोनों का नाम वही देना है जो 40 बरस पहले मैंने और मेरी पत्नी ने अपने होने वाले बच्चों के लिए सोचे थे। हमने हाँ में सर हिलाए, हाँ जी पापा जी। तो उन्होंने मेरा नाम सिमरन और सत्या का नाम साजन सिंह बताए। मुझे और सत्या को नया नाम पसंद आया, सिमरन के साजन। और उन्होंने कहे कि अब से कोई भी नाम या गांव पूछे तो नाम सिमरन और साजन और गांव पटियाला का बीरा गांव सबको बस यही बताना। हाँ जी पापा जी। और हमारे माता पिता का नाम कोई पूछे तो आप दोनों के नाम बताएंगे। अब सरदार जी खुशी से बोले, बल्ले बल्ले सिमरन, तू तो नाम बदलते ही समझदार बन गई। हम तीनों हंसने लगे और इसी तरह बातें करते गाने सुनते वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला और कई घंटों के लंबे सफर के बाद हम पटियाला के बीरा गांव पहुंच ही गए। मैं साजन की सिमरन उन पापा जी के साथ उनके गांव वाले मकान तक पहुंची। हम दोनों एक नई जिंदगी और नए नाम के साथ बहुत खुश थे। नई जगह, नए अच्छे प्यारे लोग, अच्छा माहौल। हम दोनों की तो जैसे किस्मत ही बदल गई थी। जब सरदारनी आंटी ने हमें अपने पति के साथ देखे तो हमारे बारे में पूछने लगी तो पापा जी ने उनको दूसरे कमरे में ले जाकर सब बात बताई। तो वह दोनों बड़ी खुशी से बाहर आए और आंटी जी ने हम दोनों को गले से लगा लिए और बोले, बच्चों आज से तुम दोनों हमारे अपने बच्चे हो। हम दोनों तो बे औलाद थे, आज से वाह गुरु जी ने हमारी गोद हरी कर दी। अब तुम दोनों कहीं नहीं
नहीं जाना, समझे। अब से यह मकान और खेत खलिहान और हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी सब तुम दोनों के हैं। पापा जी हंसकर बोले, आहो आहो, आज से हम दो हमारे दो हो गए, हा हा हा। फिर मम्मी ने हम दोनों को ऊपरी मंजिल पर ले गई और वहां के एक बेडरूम में हम दोनों को आराम करने को कहकर खुद नीचे रसोई में हमारे लिए खाना बनाने चली गई। सत्या मुझे बाहों में भरकर चूमने लगा तो मैंने कहा, हट बेशरम, अभी मुझे शादी के बाद ही हाथ लगाना। कहते हुए उसे झिटक कर मैं बाथरूम में चली गई। अरे वाह, पापा जी के मकान में तो बाथ टब भी था। मैंने सत्या को बुलाकर बताया तो सत्या भी बाथरूम में घुस गया और मेरे साथ साथ वो भी बाथरूम में नहाने लगा और फिर हम दोनों एक हो गए। अब पहली दफा इस तरह बाथ टब में एक होने का मजा ही कुछ बेहतरीन था कि क्या बताऊं। हम दोनों ने बाथ टब में ही नई लाइफ की पार्टी मना लिए। फिर एक दूसरे को मल मल कर रगड़ रगड़ कर नहलाया और बाहर आए। तब तक मम्मी भी हम तीनों के लिए बढ़िया खाना बना चुकी थी। उन्होंने नीचे रसोई से आवाज लगाई, सिमरन पुत्र नीचे आ जाओ, अगर नहाना हो गया हो तो गरम खाना कहाँ लो। हमें तो इतनी मेहनत के बाद जोरों की भूख लगी थी तो हम दोनों ने कपड़े तो साथ लाए नहीं थे, इसलिए वही कपड़े फिर से पहन लिए जिन कपड़ों में हम आए थे। जब नीचे गए तो पापा जी बोले, अरे बच्चों ये क्या, अभी तक तुम नहाए नहीं क्या। मैंने कहा, पापा हम नहाए तो हैं लेकिन वो जो साथ लाए थे कपड़े वो काफी फटे पुराने हैं, इसलिए वापस यही कपड़े पहने हमने। तो मम्मी ने कहा, अरे सिमरन पुत्र तो पहले बताना था ना बच्चे। जाओ इस साथ वाले कमरे की अलमारी खोलो, उसमें मेरी और सरदार जी की शादी वाला जोड़ा संभाल के रखा है, वो निकाल कर तुम दोनों पहन आओ। अरे घबराओ नहीं बच्चे, उस वक्त हम दोनों भी तुम दोनों की तरह दुबले पतले ही थे, वो तो अभी बूढ़े होने पर हवा भर गई हम में, हा हा हा। मम्मी की इस बात पर हम चारों ही ठहाके लगाकर हंसने लगे। फिर मैंने और सत्या ने जाकर उन मम्मी पापा के शादी का जोड़ा पहन लिए और शादी का जोड़ा पहनकर रसोई में आ गए। जब मैं और सत्या उन सरदार मम्मी पापा जी के शादी वाले जोड़े पहनकर आए तो वो दोनों हैरान होकर हमें देखने ही लगे। अजी सरदार जी जरा देखो तो, ये दोनों बिल्कुल हमारे जैसे लग रहे हैं ना, जैसे हम दोनों जवानी में थे वैसे ही सोहना रूप चन्ना वर्गा मेरे यार दा। पापा जी ने मम्मी की चुटकी काटी, हाय रब्बा तुसी भी ना जरा शर्म करो, सामने न्याड़े खोएते ने। ओए सरदार जी इसमें शर्म कैसी ओए, ये वे तो अपने ही न्याड़े हैं ना। हम सब खिलखिलाकर हंसने लगे। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाए। सतनाम वाहिगुरु, मम्मी ने क्या मस्त खाना बनाया था कि हम सब उंगली चाटते हुए खाए। वाकई पंजाबी खाने तो दुनिया भर में मशहूर इसलिए है। मम्मी ने मक्की दी रोटी, सरसों का साग, वो भी घर के बने असली घी में बनाए थे। साथ में बड़े कंडे भरकर घर की भैंस के दूध से बनाए दही की गाढ़ी लस्सी मलाईदार। हम तो तर गए वो खाना खाकर, बहुत अच्छा लगा इसलिए हमने दबा कर खाए। फिर भी मम्मी पापा कह रहे थे, बच्चों तुम तो कुछ खाते ही नहीं। खाने के बाद पापा ने कहे, बच्चों अब तुम दोनों जी ने शादी का जोड़ा पहन ही लिया है तो क्यों न कल सुबह ही गुरुद्वारा साहिब चलकर तुम दोनों की शादी के अलावा फेर भी लगवा लिए जाए। उनकी बात सुनकर मुझे जिंदगी में पहली दफा एक नॉर्मल घरेलू लड़की वाली फीलिंग महसूस हुई और मैं शर्मा कर वहां से भाग गई। हा हा हा, वो कुड़ी शर्मा गई। मेरे मन में शादी के लड्डू फूट रहे थे। सत्या के दिल की फीलिंग का तो मुझे नहीं पता चला। इस बात पर मम्मी ने कहा, हाय रब्बा तो क्या इन दोनों की शादी नहीं हुई अब तक। पापा ने कहे, ओए लाडो रानी बताया तो था तुझे, ये दोनों अनाथ आश्रम से भाग कर आए हैं बेचारे, बिन माँ बाप के गरीब मासूम बच्चे अब अपनी शादी कैसे करते अपने आप। अहो जी समझ गई जी, फिर तो कल के कल इनके फेरे लगवाकर दोनों बच्चों को अपना बेटा और बहू बना लेते हैं जी। बहू क्यों सुहनिए, ये तो हमारी बेटी है। हाय रब्बा शर्म करो जी, अगर दोनों को अपने बेटा बेटी बनाया तो दोनों का रिश्ता भाई बहन वाला बन
बन जाएगा। और फिर अगर बेटी दामाद बनाए तो दामाद का अपने ससुराल में रहना कैसा अच्छा लगेगा जी। फिर तो सारे पिंड वाले हजार बात बनाएंगे। ओ तेरी, हाँ यार ये गल तो बिल्कुल सच्ची बोली मेरी हिरिये। तो फिर ठीक है, हम गुरुद्वारे में इस बच्चे का नाम पहचान अपने बेटे की बताएंगे, साजन सिंह पनेसर। पनेसर अपना सरनेम देंगे बच्चों को। क्यों साजन पुत्र, ठीक है ना? तुझे कोई ऐतराज तो नहीं ना? सत्या पहली बार खुशी से मुस्कुराता बोला, नहीं पापा जी, आप लोग जैसा ठीक समझो वैसा करो। ओ मारा पापड़ वाले नू, चल पुत्र, तो अब से तू बन गया हमारा असली बेटा और तेरी हीर कल से हमारी बहू बन जाएगी। हाँ लेकिन एक बात हमारी भी मान ले, हम ठहरे असली सरदार जट, तो आज से तुझे भी मेरी तरह दाढ़ी और सर के बाल बढ़ाने होंगे और पगड़ी भी बांधनी पड़ेगी। फिर तू सच्चा साजन सिंह पनेसर कहलाएगा। सत्या तो वैसे भी पुलिस से बचता भागा हुआ मुजरिम था, उसे अपना हुलिया और नाम पहचान बदलने की सख्त ज़रूरत भी थी। इसलिए भी और नेक इंसान सरदार जी की खुशी के लिए भी सत्या ने इस बात को फटाफट मान लिया। फिर मम्मी ने मुझे बुलाया और कहा, सुन सिमरन पुत्र, तेरा आज से यही नाम है और तुम दोनों सबसे अपना नाम और पहचान यही बताना और यही कहना कि तुम दोनों हमारे दूर के रिश्तेदार थे और अब हमारे बच्चा बच्ची हो। मैंने मुस्कुराकर हाँ जी मम्मी जी कहा। फिर मम्मी बोली, और एक बात सुनो सिमरन, आज से हमारे घर की इज्जत बनकर रहेगी और हमेशा सलवार कमीज और दुपट्टा पहनेगी। पंजाबी सूट ही पहनती है पिंड की जनानियाँ, बहू बेटियाँ। मैंने तुरंत मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। आज पहली बार किसी ने मुझे कपड़े पहनने ओढ़ने की तमीज सिखाई थी, वरना आज तक तो मुझे सिर्फ कपड़े उतरवाने को ही कहा जाता रहा। फिर पापा मम्मी बोले, बच्चों अब तुम दोनों की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों अलग अलग रहोगे, समझे? सिमरन सोएगी अपनी मम्मी के साथ और साजन सिंह सोएगा अपने पापा के साथ। हमने उनकी हर बात को सर माथे पर लगाया। आखिर इतना सच्चा और नेक दिल से प्यार करने वाला कोई हम दोनों को अपनी जिंदगी में पहली बार जो मिला था। वी लॉट लॉट लव यू मम्मी जी पापा जी। हम दोनों की किस्मत रातों रात बदल गई थी। किस्मत बदलती देखी मैं वे जग बदलता वेख्या।